कोर्ट केसेस इंडिया में बहुत समय तक चल जाते हैं। कभी कभी एक छोटा क्रिमिनल केस भी सालों तक पेंडिंग रहता है। इससे ना एक्यूज्ड को रिलीफ मिलता, ना ही विक्टिम को टाइमली जस्टिस। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लॉ ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि एक्यूज्ड खुद मान लेता है कि उसने क्राइम किया है और उसके बदले में उसको माइल्ड सा पनिशमेंट या फिर केस में सेटलमेंट मिल जाता है। मतलब दोनों पार्टीज, एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन या विक्टिम, एक तरह का डील कर लेते हैं ताकि केस क्विकली खत्म हो सके। ये प्रोसेस स्पेसिफिकली माइनर और नॉन हीनियस ऑफेंसेस के लिए बनाए गए हैं, जहां सोसाइटी के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इसमें विक्टिम को भी कंपनसेशन मिल सकता है और एक्यूज्ड को भी लॉन्ग ट्रायल से बचने की बेनिफिट्स। चैप्टर 23 सेक्शन 289 टू 300 डिटेल में बताते हैं प्ली बार्गेनिंग का प्रोसीजर क्या है, कौन से केसेस में अलाउड है, मजिस्ट्रेट का रोल क्या होता है और एग्रीमेंट के बाद पनिशमेंट या सेटलमेंट कैसे डिसाइड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 289 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। सेक्शन 289 बात करता है कि प्ली बार्गेनिंग सिर्फ उन ऑफेंसेस में अप्लाई होता है जहां पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ज़्यादा जेल की ना हो। ये केसेस पुलिस की चार्जशीट से या मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट से शुरू हो सकते हैं, लेकिन प्ली बार्गेनिंग उन ऑफेंसेस में बिल्कुल अलाउड नहीं है जो कंट्री की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक क्राइम्स, करप्शन एक्सेट्रा, या फिर जिनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती है, या फिर जो ऑफेंस औरत या बच्चे के खिलाफ कमिट किए गए हों। लेट्स रीड दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 289 एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। सबसेक्शन 1 This chapter shall apply in respect of an accused against whom a. the report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 193 alleging therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force, or a magistrate has been taken cognizance of an offence on complaint other than an offence for which the punishment of death or of imprisonment for life or of imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट के बेसिस पे केस लिया है, कंप्लेनेंट और गवाह एग्जामिन करने के बाद प्रोसेस इशू किया है और ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल से ज़्यादा जेल नहीं है, तो प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगी। इसके अलावा प्ली बार्गेनिंग तब अप्लाई नहीं होती अगर ऑफेंस कंट्री की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को अफेक्ट करता है या ऑफेंस वुमेन या चिल्ड्रन के खिलाफ किया गया है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 For the purpose of subsection 1, the central government shall by notification determine the offences under the law for the time being in force, which shall be the offence affecting the socio-economic conditions of the country। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो ऑफेंसेस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को कंट्री की अफेक्ट करते हैं उनकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से डिसाइड करती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिफाई करेगी कि कौन से क्राइम्स इस कैटेगरी में आते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 289 बेसिकली क्लियर करता है कि प्ली बार्गेनिंग एक शॉर्टकट या कन्वीनियंस हर केस में यूज नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन मॉडरेट ऑफेंसेस में अलाउड है जहां पनिशमेंट 7 साल से कम है, लेकिन अगर केस सीरियस नेचर का है जैसे डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या वुमेन या चाइल्ड के खिलाफ ऑफेंस, तो प्ली बार्गेनिंग कम्प्लीटली बार्ड है। इसका पर्पस है बैलेंस बनाना, छोटे केसेस को फास्ट ट्रैक करना और कोर्ट्स का बर्डन कम करना, लेकिन सीरियस क्राइम में जस्टिस कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये भी ध्यान रखा गया है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 290 एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग।
सेक्शन 290 कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग करना चाहता है तो वो चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। इस एप्लीकेशन में केस के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड ऑफेंसेस और एक एफिडेविट होगा जिसमें एक्यूज्ड ये डिक्लेयर करेगा कि उसने ये एप्लीकेशन अपनी मर्जी से पनिशमेंट समझने के बाद फाइल की है और उस ऑफेंस में पहले कभी कन्विक्ट नहीं हुआ। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कोर्ट कंप्लेनेंट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड को नोटिस भेजकर बुलाएगी। जब सब पार्टी कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट एक्यूज्ड को इन कैमरा प्राइवेट में एग्जामिन करेगी ताकि कंफर्म हो कि एप्लीकेशन वॉलंटरी है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो वो मैक्सिमम 60 दिन के टाइम देती है कि विक्टिम और एक्यूज्ड एक म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सेटलमेंट कर ले, जिसमें कंपनसेशन या एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि एप्लीकेशन वॉलंटरी नहीं है या एक्यूज्ड पहले उस ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है तो प्ली बार्गेनिंग रिजेक्ट करके केस नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ेगा। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 290 एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, सबसेक्शन 1। A person accused of an offense may file an application for plea bargaining within a period of 30 days from the date of framing of charge in the court in which such offense is pending for trial. सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर किसी पर कोई क्राइम का चार्ज है तो वो प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। ये एप्लीकेशन उस कोर्ट में फाइल करनी होगी जहां केस चल रहा है और इसका टाइम लिमिट है 30 दिन जब से चार्ज फ्रेम किए गए हैं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall contain a brief description of the case relating to which the application is filed, including the offense to which the case relates, and shall be accompanied by an affidavit sworn by the accused stating therein that he has voluntarily preferred, after understanding the nature and extent of the punishment provided under the law for the offense, the plea bargaining in his case, and that he has not previously been convicted by a court in which he had been charged with the same offense. सबसेक्शन 2 कहता है कि एप्लीकेशन में केस का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, मतलब कौन से ऑफेंस का केस है। साथ में एफिडेविट लगाना होगा जिसमें एक्यूज्ड कहे कि उसने ये एप्लीकेशन वॉलंटरी अपनी मर्जी से फाइल किया है, उसने लॉ के हिसाब से पनिशमेंट समझ ली है, वो प्ली बार्गेनिंग लेना चाहता है या उसे पहले सेम ऑफेंसेस के लिए कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। After that, subsection 3. After receiving the application under subsection 1, the court shall issue notice to the public prosecutor or the complainant of the case and to the accused to appear on the date fixed for the case. Subsection 3 कहता है कि कोर्ट एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद नोटिस भेजेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और एक्यूज्ड को। नोटिस में डेट फिक्स की जाएगी जहां सबको कोर्ट में अपीयर होना है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, when the public prosecutor or the complainant of the case and the accused appear on the date fixed under subsection 3, the court shall examine the accused in camera, where the other party in the case shall not be present, to satisfy itself that the accused has filed the application voluntarily, and where a. the court is satisfied that the application has been filed by the accused voluntarily, it shall provide time not exceeding 60 days to the public prosecutor or the complainant of the case and the accused to work out mutually satisfactory disposition of the case, which may include giving to the victim by the accused the compensation and the other expenses during the case, and thereafter fix the date for further hearing of the case. B. The court finds that the application has been filed involuntarily by the accused or he has previously been convicted by a court in a case in which he had been charged with the same offense. It shall proceed further in accordance with the provisions of the Sanhita from the stage such application has been filed under subsection 1. सबसेक्शन 4 बात करता है कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड कोर्ट में अपीयर करते हैं
जो डेट सबसेक्शन 3 में फिक्स हुई थी, तो कोर्ट एक्यूज्ड को कैमरा में प्राइवेट रूम में एग्जामिन करेगा। इस दौरान दूसरी पार्टी वहां नहीं होगी। कोर्ट का काम है ये चेक करना कि एक्यूज्ड ने एप्लीकेशन वॉलंटरी फाइल की है या नहीं। इसके बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि एक्यूज्ड ने वॉलंटरी फाइल की है एप्लीकेशन, तो कोर्ट 60 दिन तक का टाइम देगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को और एक्यूज्ड को कि वो मिलके केस को म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन निकालें। इसमें इंक्लूड हो सकता है कि एक्यूज्ड विक्टिम को कंपनसेशन या केस के एक्सपेंसेस दे। उसके बेस्ड पर कोर्ट नेक्स्ट हियरिंग फिक्स करेगी। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगे कि एप्लीकेशन इनवॉलंटरी फाइल हुई है या एक्यूज्ड पहले ही सेम ऑफेंस में कन्विक्टेड हो चुका है, तो कोर्ट संहिता के रूल्स के हिसाब से आगे प्रोसीड करेगी, जैसे एप्लीकेशन सब सेक्शन 1 में फाइल हुई है। इन शॉर्ट, सेक्शन 290 का मेन पर्पस है कि एक्यूज्ड को प्ली बार्गेनिंग का ऑप्शन देना, ताकि वो अपनी मर्जी से केस का म्यूचुअल सेटलमेंट कर सके और कोर्ट का टाइम बच सके। इस सेक्शन के अंडर एक्यूज्ड को एप्लीकेशन फाइल करनी होती है विद इन 30 डेज चार्ज फ्रेम होने के बाद। एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट भी लगाना जरूरी है, जिसमें एक्यूज्ड के वॉलंटरी एक्शंस और पहले के कन्विक्शन के बारे में बताना होता है। कोर्ट एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद नोटिस भेजेगी। एक्यूज से इन कैमरा बात करके कंफर्म करती है कि एप्लीकेशन वॉलंटरी है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है तो दोनों पार्टीज को मैक्सिमम 60 दिन दिया जाता है कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए, जिसमें विक्टिम को कंपनसेशन भी इंक्लूड हो सकता है। अगर एप्लीकेशन इनवॉलंटरी या एक्यूज्ड पहले से कन्विक्टेड है, तो प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस रोक दिया जाता है और केस नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस से आगे बढ़ता है। After that, we will talk about Section 291, Guidelines for Mutually Satisfactory Disposition. Section 291 प्ली बार्गेनिंग के म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए कोर्ट के गाइडलाइंस बताता है। इसका मकसद है कि एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों अपनी मर्जी से केस का सॉल्यूशन निकाल सकें और प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। कोर्ट इंश्योर करती है कि सब पार्टीज वॉलंटरी पार्टिसिपेट करें और अगर चाहें तो एडवोकेट के साथ मीटिंग में आ सकते हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 291 गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन। इन वर्किंग out a mutually satisfactory disposition under clause A of subsection 4 of section 290, the court shall follow the following procedure, namely: A. In a case instituted on a police report, the court shall issue a notice to the public prosecutor, the police officer who has investigated the case, the accused and the victim of the case to participate in the meeting to work out a satisfactory disposition of the case, provided that throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case, it shall be the duty of the court to ensure that the entire process is completed voluntarily by the parties participating in the meeting, provided further that the accused, if he so desires, may participate in such meetings with his advocate, if any, engaged in the case. B. In a case instituted otherwise than on police report, the court shall issue notice to the accused and the victim of the case to participate in the meeting to work out a satisfactory disposition of the case, provided that it shall be the duty of the court to ensure throughout such process of working out a satisfactory disposition of the case that it is completed voluntarily by the parties participating in the meeting, provided further that if the victim of the case or the accused so desires, he may participate in such meetings with his advocate engaged in the case. सेक्शन 291 बात करता है जब कोर्ट म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन म्यूचुअल एग्रीमेंट निकालती है अंडर क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 290, तो कोर्ट को ये प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर केस पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ है तो कोर्ट नोटिस भेजेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर, एक्यूज्ड और विक्टिम को, ताकि सब मीटिंग में पार्टिसिपेट करके केस का सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकाल सकें। कोर्ट का काम है इंश्योर करना कि पूरा प्रोसेस वॉलंटरी हो
और अगर एक्यूज चाहे तो वो अपने एडवोकेट के साथ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा, अगर केस पुलिस रिपोर्ट के अलावा शुरू हुआ है तो कोर्ट नोटिस भेजेगी सिर्फ एक्यूज्ड और विक्टिम को, ताकि वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करके केस का सॉल्यूशन निकाल सकें। कोर्ट का काम है इंश्योर करना कि पूरा प्रोसेस वॉलंटरी हो। अगर विक्टिम या एक्यूज चाहें तो वो अपने एडवोकेट के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, सेक्शन 291 बात करता है कि प्ली बार्गेनिंग का म्यूचुअल सेटलमेंट प्रोसेस ऑर्डरली और फेयर हो। कोर्ट का रोल है कि सब पार्टीज वॉलंटरी और ट्रांसपेरेंटली पार्टिसिपेट करें और एडवोकेट के साथ मीटिंग में आना ऑप्शनल है। इस तरह एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों अपनी मर्जी से सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो केस का जल्दी और एमिकेबल सेटलमेंट इंश्योर करता है। After that, we will talk about section 292, report of mutually satisfactory disposition to be submitted before court. सेक्शन 292 कहता है कि अगर सेक्शन 291 की मीटिंग में केस का म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकलता है तो कोर्ट को उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए। ये रिपोर्ट कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मीटिंग के सब पार्टिसिपेंट्स के सिग्नेचर के साथ होनी चाहिए। अगर मीटिंग में म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं होता तो कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करती है और केस को नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाती है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 292, रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर कोर्ट, वेयर इन अ मीटिंग अंडर सेक्शन 291 a satisfactory disposition of the case has been worked out, the court shall prepare a report of such disposition, which shall be signed by the presiding officer of the court and all other persons who participated in the meetings, and if no such disposition has been worked out, the court shall record such observation and proceed further in accordance with the provisions of the Sanhita from the stage the application under subsection 1 of section 290 has been filed in such case. Section 292 बात करता है कि जब मीटिंग्स अंडर सेक्शन 291 में केस का सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकल जाता है, कोर्ट एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा अबाउट द डिस्पोजिशन। ये रिपोर्ट कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सब पार्टिसिपेंट्स के सिग्नेचर्स के साथ साइन होंगी। अगर मीटिंग में सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेगी और केस को आगे संहिता के रूल्स के हिसाब से प्रोसीड करेगी, जैसे एप्लीकेशन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 290 में फाइल हुई थी। इन शॉर्ट, सेक्शन 292 इंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग का रिजल्ट प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो। अगर मीटिंग में म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकलते हैं, कोर्ट उसका फॉर्मल रिपोर्ट बनाकर सब पार्टिसिपेंट्स के सिग्नेचर के साथ रिकॉर्ड करती है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता तो कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करके केस को नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ाती है। इस तरह प्रोसेस ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और ट्रेसेबल रहता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 293, डिस्पोजल ऑफ केस। सेक्शन 293 प्ली बार्गेनिंग के बाद केस को डिस्पोज कराने का प्रोसेस बताता है। अगर सेक्शन 292 के अंडर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन निकलता है तो कोर्ट विक्टिम को कंपनसेशन अवॉर्ड करती है और एक्यूज्ड के पनिशमेंट्स, प्रोबेशन या एडमोनिशन का डिसीजन लेती है। कोर्ट का गोल है कि केस का फेयर और प्रोपोर्शनेट सेटलमेंट हो, स्पेशली फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट को रिड्यूस करना। लेट्स रीड दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 293, disposal of case, where a satisfactory disposition of the case has been worked out under section 292, the court shall dispose of the case of the following manner, namely: A, the court shall award the compensation to the victim in accordance with the disposition under section 292 and hear the parties on the quantum of the punishment, releasing of the accused on probation of good conduct or after admonition under section 401, or for dealing with the accused under the provisions of the Probation of Offender Act 1958 or any other law for the time being in force, and follow the procedure specified in the succeeding clauses for imposing the punishment on the accused.
सेक्शन 293 बात करता है कि जब सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 292 निकल जाता है, कोर्ट केस को ऐसे डिस्पोज करेगी। ए, कोर्ट विक्टिम को कंपनसेशन अवॉर्ड करेगी अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजिशन और पार्टीज को पनिशमेंट, प्रोबेशन या एडमोनिशन के बारे में सुनेगी। जैसे सेक्शन 401 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1950 एक्ट या कोई और लॉ एप्लीकेबल हो। आफ्टर दैट बी, after hearing the parties under clause A, if the court is of the view that section 401 or the provisions of the probation of offender act 1958 or any other law for the time being in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation or provide the benefit of any such law. क्लोज बी बात करता है, अगर कोर्ट देखता है कि सेक्शन 401 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का यूज हो सकता है तो एक्यूज्ड को प्रोबेशन या लीगल बेनिफिट दिए जा सकते हैं। आफ्टर दैट क्लोज सी, आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज बी, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड under the law for the offense committed by the accused, it may sentence the accused to half of such minimum punishment. And where the accused is a first time offender and has not been convicted of any offense in the past, it may sentence the accused to 1/4 of such minimum punishment. क्लोज सी बात करता है, अगर लॉ में ऑफेंस के लिए मिनिमम पनिशमेंट दिया गया है तो कोर्ट एक्यूज्ड को हाफ ऑफ मिनिमम पनिशमेंट दे सकती है, और अगर एक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और पहले कन्विक्टेड नहीं है तो 1/4 ऑफ मिनिमम पनिशमेंट दे सकती है। आफ्टर दैट क्लोज डी, इन केस आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लोज बी द कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड इज नॉट कवर्ड अंडर क्लोज बी और क्लोज सी, देन इट मे सेंटेंस द एक्यूज्ड टू 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और extendable of such offences, and where the accused is a first time offender and has not been convicted of any offence in the past, it may sentence the accused to 1/6 of the punishment provided or extendable for such offence. क्लोज डी बात करता है कि अगर ऑफेंस क्लोज बी या सी में कवर नहीं होता, कोर्ट एक्यूज्ड को 1/4 ऑफ एप्लीकेबल पनिशमेंट दे सकती है, और अगर एक्यूज्ड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और पहले कन्विक्टेड नहीं है तो 1/6 ऑफ एप्लीकेबल पनिशमेंट दे सकती है। इन शॉर्ट सेक्शन 293 इंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद केस का फाइनल डिस्पोजल फेयर और प्रोपोर्शनेट हो। कोर्ट विक्टिम को कंपनसेशन देती है, एक्यूज्ड को पनिशमेंट, प्रोबेशन या एडमोनिशन का ऑप्शन कंसिडर करती है, और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। इससे सिस्टम स्पीडी, फेयर और विक्टिम फ्रेंडली बन जाता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 294 जजमेंट ऑफ कोर्ट। सेक्शन 294 बात करता है कि कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट सेक्शन 293 के हिसाब से अनाउंस करेगी। ये जजमेंट ओपन कोर्ट में दिया जाता है ताकि डिसीजन ट्रांसपेरेंट और पब्लिकली विजिबल हो। Let's read the section first for better understanding. Section 294 Judgment of Court. The court shall deliver its judgment in terms of Section 293 in the open court, and the same shall be signed by the presiding officer of the court. Section 294 कहता है कि जजमेंट ओपन कोर्ट में सुनाया जाता है, मतलब केस का आउटकम सबके सामने क्लियर होता है। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर जजमेंट पर होते हैं, जो इसे ऑफिशियली और लीगली वैलिड बनाता है। इस प्रोसेस से इंश्योर होता है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद का फाइनल जजमेंट फेयर, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट हो। इन शॉर्ट सेक्शन 294 इंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद कोर्ट का डिसीजन पब्लिक, लीगली वैलिड और ट्रांसपेरेंट हो। जजमेंट ओपन कोर्ट में अनाउंस होता है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे जस्टिस का प्रोसेस फेयर और क्रेडिएबल रहता है। After that, we will talk about Section 295, Finality of Judgment. Section 295 कहता है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद जो कोर्ट का जजमेंट दिया गया है वो फाइनल होता है। इसके खिलाफ नॉर्मल अपील नहीं की जा सकती। Let's read the section for better understanding. Section 295, Finality of Judgment. The judgment delivered by the court under this section shall be final and no appeal,
except the special leave petition under Article 136 and writ petition under Article 226 and 227 of the Constitution shall lie in any court against such judgment. मतलब कोर्ट का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है, एक्यूज्ड या विक्टिम नॉर्मल अपील के थ्रू इस जजमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 136 या रिट पिटीशन हाई कोर्ट के आर्टिकल 226 या 227 के थ्रू ही जजमेंट चैलेंज हो सकती है। मतलब प्ली बार्गेनिंग का डिसीजन स्पीडी और कंक्लूसिव होता है, बार बार केसेस नहीं खुलते। इन शॉर्ट सेक्शन 295 एंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग का जजमेंट फाइनल और ऑलमोस्ट अनचेंजेबल हो। नॉर्मल अपील्स अलाउड नहीं हैं, सिर्फ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू ही चैलेंज हो सकता है। इससे केस का फास्ट क्लोजर होता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 296 पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। सेक्शन 296 बात करता है कि कोर्ट के पास प्ली बार्गेनिंग के लिए पूरी अथॉरिटी होती है, जैसे बेल देना, ट्रायल कंडक्ट करना और केस के डिस्पोजल से रिलेटेड सारी पावर्स जो संहिता के अंडर हैं। Let's read this section for better understanding. Section 296 Power of Court in Plea Bargaining. A court shall have, for the purpose of discharging its functions under this Sanhita, all the powers vested in respect of bail, trial of offences, and other matters relating to the disposal of a case. Such court under this Sanhita. मतलब प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस में कोर्ट एक्यूज्ड को बेल दे सकती है अगर एप्लीकेबल हो, केस का ट्रायल कंडक्ट कर सकती है और केस के डिस्पोजल से रिलेटेड सारी लीगल पावर्स यूज कर सकती है, जैसे नॉर्मली एक कोर्ट के पास होती हैं। बेसिकली कोर्ट के पास पूरा कंट्रोल है प्ली बार्गेनिंग स्मूथली और लीगली प्रॉपरली कंडक्ट हो। इन शॉर्ट सेक्शन 296 बात करता है कोर्ट प्ली बार्गेनिंग में फुल्ली एम्पावर्ड है और ये इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड और विक्टिम के राइट्स प्रोटेक्ट हों और केस एफिशिएंटली रिजॉल्व हो। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 297 पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय द एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 297 कहता है कि अगर एक्यूज्ड ने प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस के दौरान डिटेंशन जेल में रहना किया है तो वो उस डिटेंशन के पीरियड उसके फाइनल इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस से डिडक्ट किया जा सकता है, जैसे सेक्शन 468 के अंडर होता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 297 पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगोन बाय एक्यूज्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। The provisions of section 468 shall apply for setting of the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter, in the same manner as the apply in respect of the imprisonment under other provisions of this संहिता। मतलब अगर एक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के टाइम जेल में रहा है तो वो समय उसके पनिशमेंट से माइनस किया जाएगा। ये सेम रूल अप्लाई होता है जैसे अदर इम्प्रिजनमेंट केसेस के लिए सेक्शन 468 में दिया गया है। मतलब अगर कोर्ट एक्यूज्ड को 2 साल जेल सेंटेंस देती है और एक्यूज्ड ने 6 महीने डिटेंशन ऑलरेडी सर्व किए हैं तो फाइनल जेल टर्म 1.5 साल का होगा। इससे एक्यूज्ड को ऑलरेडी सर्व डिटेंशन का प्रॉपर क्रेडिट दिया जाता है। इन शॉर्ट सेक्शन 297 एंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग के दौरान एक्यूज्ड को जेल में स्पेंड टाइम उसके फाइनल सेंटेंस से डिडक्ट हो ताकि पनिशमेंट फेयर और जस्ट हो और एक्यूज्ड को पहले से की गई डिटेंशन का फुल क्रेडिट मिल सके। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 298 सेविंग्स। सेक्शन 298 कहता है कि चैप्टर के रूल्स हमेशा अप्लाई होंगे चाहे किसी अदर प्रोविजंस में कुछ अलग लिखा हो। दूसरे प्रोविजंस के कॉन्ट्राडिक्शंस इस चैप्टर को रेस्ट्रिक्ट या लिमिट नहीं कर सकते। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 298 द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other provisions of this Sanhita, and nothing in such other provisions shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter. Explanation: for the purpose of this chapter, the expression public prosecutor has the meaning assigned to it under clause 5
of Section 2 and include an assistant public prosecutor appointed under Section 19. मतलब अगर किसी और सेक्शन या लॉ में कन्फ्लिक्टिंग रूल हैं, फिर भी ये चैप्टर का रूल फॉलो किया जाएगा। मतलब इस चैप्टर के रूल्स का प्रायोरिटी है, दूसरे प्रोविजंस इसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन के थ्रू क्लैरिफाई किया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब वही है जो सेक्शन 2 क्लोज 5 में डिफाइन और इसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 19 में भी इंक्लूड है। ये इंश्योर करते हैं कि प्ली बार्गेनिंग के प्रोसेस में प्रॉपर ऑथोरिटी और ऑफिशियल्स का रोल क्लियर हो। सेक्शन 298 इंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग के रूल्स ओवरराइड कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस और इस चैप्टर के मीनिंग को लिमिट ना करें। साथ ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन क्लियर है जिससे प्रोसेस स्मूथ लीगली प्रॉपर हो। आफ्टर दैट सेक्शन 299 सेटलमेंट ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। सेक्शन 299 कहता है कि प्ली बार्गेनिंग के लिए एक्यूज्ड जो सेटलमेंट या फैक्ट्स देता है वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए ही यूज होंगे। दूसरे केसेस या लीगल पर्पसेस के लिए ये सेटलमेंट्स यूज नहीं किए जा सकते। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 299 स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in any law for the time being in force, the statement of facts stated by an accused is an application for plea bargaining filed under section 290 shall not be used for any other purposes except for the purpose of the chapter। मतलब अगर accused plea bargaining के लिए अपना केस फैक्ट्स या स्टेटमेंट कोर्ट्स को देता है तो वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। ये स्टेटमेंट्स दूसरे केसेस इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन में यूज नहीं किए जा सकते। मतलब एक्यूज्ड के प्ली बार्गेनिंग के दौरान की गई बातें उसके अगेंस्ट फ्यूचर में यूज नहीं होंगी। इससे एक्यूज्ड फ्रीली और ऑनेस्टली अपना केस प्रेजेंट कर सकता है बिना फियर के कि स्टेटमेंट मिसयूज ना हो जाए। शॉर्ट सेक्शन 299 इंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस सेफ और कॉन्फिडेंशियल हो। एक्यूज्ड की स्टेटमेंट सिर्फ चैप्टर के लिए यूज होती हैं। से एक्यूज्ड ट्रस्ट और ऑनेस्टी के साथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है और जस्टिस सिस्टम फेयर और सिक्योर बना रहता है। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 300 नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। ये सेक्शन बात करता है ये चैप्टर जुवेनाइल्स या बच्चों पर अप्लाई नहीं होगा। लेट्स read the section for better understanding. Section 300 non-application of chapter. Nothing in this chapter shall apply to any juvenile or child as defined in section 2 of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। मतलब जुवेनाइल या चाइल्ड का मतलब है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 सेक्शन 2 में डिफाइन है। मतलब माइनर ऑफेंडर्स के केसेस में प्ली बार्गेनिंग का ये चैप्टर लागू नहीं होता। जुवेनाइल्स के लिए अलग लीगल प्रोविजंस और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं जो उनके प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन के लिए बनाए गए हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 300 इंश्योर करता है कि प्ली बार्गेनिंग के रूल्स सिर्फ एडल्ट्स पर अप्लाई होंगे और जुवेनाइल्स बच्चों के लिए स्पेशल जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इससे माइनर्स को एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन और केयर मिलती है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिले।